हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी IBO 6 की यूनिट 14 डिज़ाइनिंग ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर। जिसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है नेशनल फाइनेंशियल पैटर्न। अब नेशनल फाइनेंशियल पैटर्न का मतलब क्या है कि कौन सी कंट्री में क्या रूल्स है रिगार्डिंग टू डेब्ट, क्योंकि हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग हैं। अब हो सकता है कि किसी कंट्री ने कह रखा हो कि अगर आपकी कंपनी के अंदर आपके पास 100 रुपये की असेट्स है तो आप उसके ऊपर सिर्फ कह सकते हैं 50 रुपये लोन ले सकते हैं, 50 रुपये का डेप्ट ले सकते हैं। इसी के ऊपर कोई दूसरी कंट्री कहती है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ की आपके पास असेट्स हैं तो उस कंडीशन में आप 70 रुपीज़ के लोन ले सकते हैं, मतलब डेप्ट ले सकते हैं। तो यही होता है एक तरह से कह सकते हैं हम नेशनल फाइनेंशियल पैटर्न, जो इस टॉपिक के अंदर बात करी गई है कि हर कंट्री के अंदर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं कितना लोन ले सकते हैं, कितना डेप्ट ले सकते हैं उस कंट्री की बैंक से, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, इंटरनल बोरोविंग से, एक्सटर्नल बोरोविंग से। तो ये पहले से ही डिसाइड होता है। तो इसी को कहते हैं हम नेशनल फाइनेंशियल पैटर्न। इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के पैटर्न के बारे में बात करी गई है। जैसा कि हम बात करते हैं डेप्ट रेशो नॉर्म्स कि हमारा कितना डेप्ट होना चाहिए कॉर्पोरेट्स का और कितनी असेट्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेशन है वो जो इस रेशो जो उस कंट्री का होता है उसी के हिसाब से वो लोन लेती है। हो सकता है अब कंट्री का जो कह सकते हैं डेप्ट रेशो हो 50/100 हो, मतलब वहाँ पर 50 मैक्सिमम वो लोन ले सकते हो और 100 उनके असेट्स होने चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर उस कॉर्पोरेट को वहाँ पर 70 रुपये की नीड होती है तो उसको नहीं ले सकती, क्योंकि उस कंट्री का रूल ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर 70 रुपये ले सके एज अ डेप्ट। अब बात करते हैं हर कंट्री के अलग अलग ये हमारे रेट्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं किस कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका है 50%, मतलब आप 50% आप डेप्ट ले सकते हैं। यूएस का क्या है, 50% है यूएस के अंदर ये डेप्ट रेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर। अब हम दूसरी बात करेंगे अलग अलग कंट्रीज के बारे में। दूसरा इसके अंदर बात आती है कि जापान के अंदर, तो जापान के अंदर जो डेप्ट रेट है वो 75% है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ की कैपिटल है, 100 रुपीज़ की आप कह सकते हैं असेट्स है, तो उसके कंपैरिजन आप उसके 75% के बराबर डेप्ट ले सकते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी के अंदर आपका जो रेट है वो 60% टू 75% है। नॉर्मली इस टॉपिक के अंदर सिर्फ यही बात करी गई है कि किस कंट्री के अंदर उनका डेप्ट रेशो कितना है। हर कंट्री के डेप्ट रेशो के बारे में बात करी गई है। अब बात करते हैं the subsidiary higher debt ratio in Japan, for example, is a reflex of the association between the government and the business. अब जापान में हमने जैसे बात करी कि जापान के अंदर कितनी मैंने आपको बताई थी 75%, मतलब सबसे हाईएस्ट जो डेप्ट रेट है वो जापान के अंदर है। 75% तक वो डेप्ट ले सकते हैं अपने कॉर्पोरेट्स के असेट्स के मुकाबले। यूएस में भी कम है, जर्मनी में भी कम है, लेकिन आपका जापान में ऐसा क्या रीज़न है सबसे ज़्यादा है? क्योंकि उनका रीज़न है कि वहाँ के जो बैंक है और जो कॉर्पोरेट्स हैं उन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल कह सकते हैं, वहाँ पर जो बैंक्स हैं, वहाँ की जो कह सकते हैं पॉलिटिकल पर्सन्स है या वहाँ की जो राजनीति है उसका पूरा कंट्रोल होता है, पूरा हस्तक्षेप होता है वहाँ के बिजनेस में, या उनके जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो किसी कंट्री के साथ जाते हैं कोई मीटिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, तो वो अपनी कंट्री के कह सकते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ जाते हैं, चाहे वहाँ के प्रेसिडेंट है वो या सीएम पीएम जो भी होते हैं। अगर उनकी कोई मीटिंग होती है तो उस कंट्री के या जो टॉप कह सकते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो उनके साथ होते हैं, और जिससे कि उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है। उनके बिजनेस के अंदर भी उनका कह सकते हैं थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता है, इंटरफेयर होता है। अगर उन्हें किसी टाइम पे ऐसा लगेगा कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन उनके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है जिसके थ्रू वो प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, तो उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, इंटरफेयर भी करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंदर के बारे में। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो उसके अंदर जो रेशो है उनका, ब्रिटेन का रेशो है 70 टू 70%, सॉरी 60 टू 70%। मतलब अगर हम ब्रिटेन के अंदर की बात करते हैं, वहाँ पर कोई कंपनी या सब्सिडी कह सकते हैं जो कॉर्पोरेट लोन लेना चाहे, डेप्ट लेना चाहे, तो 60 टू 70% तक वो वहाँ पर लोन ले सकती है फ्रॉम द यूज़ ऑफ इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या हो गए कि जैसे कि आपके उसी कंट्री के बैंक्स हो गई, उसी कंट्री कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सब होते हैं इंटरनल लोन्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। तो एक्सटर्नल होता क्या है, एक्सटर्नल होता है कि आप जैसे अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री से उस लोन को लोगे। लेकिन ये कब लिया जाता है, जब देखेंगे कि कई बार हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है या हमारी डेप्ट रेशियो इतनी नहीं है कि हमारी नीड्स को पूरा किया जा सके, तो उस कंडीशन में हम दूसरी कंट्री से लोन लेते हैं, दूसरी कंट्री में अपने शेयर्स इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं या लोन लेते हैं। तो ये था, इसमें नॉर्मली आपको सिर्फ यही बताया गया है कि किस कंट्री के अंदर क्या रेशियो है और कौन सी कंट्री, अगर जापान का रेशियो ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो रिलेशंस है उनके कॉर्पोरेट के साथ बहुत अच्छे हैं। और अगर हम बात करते हैं यूएस के साथ, तो यूएस में जो कॉर्पोरेट्स के रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ वो इतने कह सकते हैं फ्रेंडली या कह सकते हैं इतने अच्छे नहीं है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेशो पर डेप्ट अवेलेबल कराया जा सके। क्योंकि जापान का मेन मोटिव क्या है, आप देखोगे आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप कार्स की बात करो, मोबाइल्स की बात करो या ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब किसी भी सेक्टर की बात करो, जापान अपने आप में एक बहुत
ऊंची रैंक रखता है हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसका रीज़न क्या है? वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को, वहाँ के कह सकते हैं कॉर्पोरेट्स को। अब बात करेंगे नेशनल फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री की मार्केट एक जैसी ही हो। हर कंट्री की मार्केट दूसरी कंट्री की मार्केट से अलग होती है। हो सकता है किसी कंट्री की मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप हो, वो कह सकते हैं हर तरह के डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर मार्केट्स में यूज़ कर रहे हो, कमोडिटी का यूज़ कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी मार्केट हो जहाँ पर कि वो इतनी डेवलप ना हो जितनी कि अदर कंट्रीज़ की मार्केट है, क्योंकि हर कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन एक दूसरे से अलग होती है। अभी हम अगर यूएई की बात करें तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं है। तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है कॉर्पोरेट्स के थ्रू, अगर लोन लेना है उन्हें कॉर्पोरेट्स को लोन लेना है तो मैक्सिमम वो इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करते हैं, मतलब अपने बैंक्स का यूज़ करते हैं या कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो मार्केट है या अमेरिका की जो इकोनॉमी कह सकते हैं वो प्रॉपर वे में डेवलप हो चुकी है। तो वहाँ के अगर कॉर्पोरेट्स को कोई भी लोन लेना होता है तो वो दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो आपके बैंक से भी लोन लेते हैं कह सकते हैं, या फिर आपके इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आपके वर्ल्ड बैंक है, इनसे भी लोन लेते हैं। और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल मार्केट से भी लोन लेते हैं या डेप्ट लेते हैं, जैसे कि अपने वो शेयर इशू कर देते हैं, अपने डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, बॉन्ड इशू कर देते हैं। तो ये होता है आपका नेशनल फाइनेंशियल मार्केट, कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री की मार्केट एक जैसी ही हो। अब नेशनल फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है कि जब भी कोई अगर किसी कॉर्पोरेट ने किसी बैंक से लोन लिया है तो उस कंडीशन में होता क्या है, US financial market are more developed bonds market as there are more important source of corporate borrowing of bank। तो वही बात करी गई है, यूएस के अंदर आपका जो बॉन्ड्स मार्केट है वो फाइनेंसिंग का या कह सकते हैं बोरोविंग का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस हैज इंपॉर्टेंट implications for designing global capital structure by MNC as these two sources of fund differ in the terms of cost, particularly agency cost। अब एजेंसी कोस्ट के बारे में बात करते हैं कि एजेंसी कोस्ट का आपका जो रिलेशन होता है, मीडिएटर का काम करता है दो तरह के रिलेशंस के बारे में। शेयर होल्डर और मैनेजर के बीच में इनका जो रिलेशन होता है उसको स्टैब्लिश करते हैं। और दूसरा होता है क्रेडिटर वर्सेस शेयर होल्डर। अब आपके ये कह सकते हैं एजेंसी कोस्ट होती क्या है। हो सकता है कोई जो कॉर्पोरेट है, ज़रूरी नहीं है कॉर्पोरेट सारे के सारे काम खुद ही करता है। कॉर्पोरेट किसी एजेंट को हायर करता है कि वो उसके बिहाफ पर उस कंट्री में या उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग को करे। लेकिन अभी हम अगर किसी कॉर्पोरेट को या किसी एजेंट को हायर करते हैं तो हो सकता है वो अपने प्रॉफिट की सोचने लगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अलग जाने की सोचे, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर की ना सोचकर वो अपने फेवर की सोचे। तो उस कंडीशन में हम उस जो एजेंट होता है उसको कुछ अर्निंग दे देते हैं, कुछ रेशो दे देते हैं कि अगर हमारी अर्निंग इतनी बढ़ती है तो हम आपको इतना सैलरी से अलग आपको इतना इंसेंटिव देंगे, इतना प्रॉफिट देंगे। तो उसकी वजह से जो हमारा डेप्ट कह सकते हैं एजेंसी कॉस्ट होती है, वो जो पर्सन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है, एजेंट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। तो नॉर्मली इसके अंदर सिर्फ यही बात करी गई है कि किस कंट्री के अंदर क्या है क्या नहीं है। कौन सी कंट्री, जैसे हम यूएई की बात करते हैं तो वहाँ की डेवलप मार्केट नहीं है, वो मैक्सिमम डेवलप किसके ऊपर है, अपनी कंट्री के जो कह सकते हैं इंटरनल सोर्सेज हैं, बैंक है या उन कंट्री के जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर। लेकिन जब भी हम बात करते हैं अमेरिका जैसे कंट्रीज़ की, तो उसकी जो फाइनेंशियल मार्केट है प्रॉपर वे में डेवलप है। वो उनके कॉर्पोरेट्स लोन्स के लिए कह सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक आपके जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या आपके जो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं, इक्विटी इशू कर देते हैं, तो वो दोनों चीज़ से अपने लिए डेप्ट का या फंड का कह सकते हैं अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड्स, अब सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड्स की बात करें कि अभी तो इंटरनल था कि उस कंट्री के अंदर जो भी उनके बैंक है या जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसी कंट्री के अंदर की, वो हो जाती थी इंटरनल के अंदर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। कई बार हमारे कॉर्पोरेट्स की या उस कंट्री की जो डेप्ट रेशो होती है या उस कॉर्पोरेट की इतनी अर्निंग नहीं होती कि वहाँ की कंट्री के जो बैंक हैं उसे लोन दे सकें जितना वो चाहता है। तो उस कंडीशन में उसे क्या करना होता है, क्या करता है कि वो किसी दूसरी कंट्री से अपने उस फंड का अरेंजमेंट करता है। लेकिन जब हम दूसरी कंट्री से फंड का अरेंजमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं उनसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि आप बात करते हैं बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक का आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है। तो वहाँ पर हमारे कॉर्पोरेट्स को थोड़ा रिस्क कम होता है, वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फंड्स के बारे में, तो वहाँ पर जब हमारी कंट्री के बैंक्स, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हमारे कॉर्पोरेट्स को लोन अवेलेबल नहीं कराते, तो हमारे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, एमएनसीज होती हैं, वो एक्सटर्नल फंड्स का यूज़ करती हैं फंड्स को रेज करने के लिए। तो सबसे पहला इसके अंदर फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड क्या होता है कि हो सकता है हम जो कंट्री है उसे अपने लिए फंड चाहिए तो किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी कंट्री के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको इशू करें, वो भी उसी कंट्री की करेंसीज में जिस कंट्री में उसको वो इशू कर रही है। एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कोई अमेरिका की कंपनी है, इसे कह सकते हैं फॉरेन बॉन्ड इशू करने हैं तो ये इंडिया में आएगी।
इंडिया के अंदर आकर ये अपनी कंपनी के बॉन्ड को इशू करेगी और इन बॉन्ड्स की जो वैल्यू होगी वो रुपीज़ में डिनोमिनेटेड होगी। मतलब अमेरिकाई कंपनी इंडिया में आकर अपने बॉन्ड इशू करेगी जिसे कि इंडियंस परचेज करेंगे और उनकी जो वैल्यू होगी बॉन्ड्स की वो इंडियन करेंसीज में होंगी। तो ये आपके कहलाते हैं फॉरेन बॉन्ड। इसके थ्रू भी ये हमारा फंड एक तरह से एक्सटर्नल फंड होता है, सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल फंड्स के, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक लोन। अब फॉरेन बैंक लोन आपको नॉर्मली पता ही है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री के बैंक से लोन लेते हैं अपनी कह सकते हैं जो भी हमारी फॉरेन ब्रांचेस होती है उनकी नीड्स को पूरी करने के लिए, हमारी फाइनेंशियल जो नीड होती है उनको पूरी करने के लिए। नेक्स्ट है फॉरेन इक्विटी। और फॉरेन इक्विटी क्या होती है कि जब हमारी कंट्री के अंदर कह सकते हैं कोई दूसरी कंट्री की कोई कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू कर देती है हमारी कंट्री में फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग ऑफ फंड। इसी एग्जांपल से ले सकते हैं, अमेरिका की कोई कंपनी है, वो हमारी कंट्री में आई और उसने हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल मार्केट थी उसके अंदर अपने शेयर्स को इशू कर दिया। तो वो शेयर्स किसके लिए? हमारे इंडियंस के लिए शेयर्स है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? फॉरेन इक्विटी। ये थे आपके एक्सटर्नल सोर्सेज नॉर्मली 3 तरह के। इसके बाद भी कुछ और सोर्सेज होते हैं जहाँ से कॉर्पोरेट्स लोन्स को कलेक्ट करते हैं, लोन्स का अरेंजमेंट करते हैं। तो फर्स्ट है यूरो डॉलर मार्केट, रीजनल एंड नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, एडीबी। क्योंकि जरूरी नहीं है सारे कॉर्पोरेट्स इन्हीं एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करें, फॉरेन बॉन्ड कह सकते हैं, फॉरेन बैंक लोन या फॉरेन इक्विटी। इसके साथ ही साथ वो यूरो डॉलर मार्केट का भी यूज़ करते हैं, रीजनल एंड नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एडीबी है मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो अपनी कंट्री को छोड़कर जब वो किसी दूसरी कंट्री से फंड्स का कलेक्शन करते हैं, फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं, तो वो कहलाता है आपका सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड्स। वर्ल्ड वाइड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कि जब भी कोई अगर कॉर्पोरेट है वो स्टैब्लिश हो रही है तो किस तरह के अपने फंड्स का नीड करेगी। सो अंडर general capital structure theory, design capital structure would require determining the cost of individual sources of funds। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें देखना होता है कि हम अपने फंड को कहाँ से ले रहे हैं, मतलब हमारा सोर्स क्या होगा फंड को लेने के लिए। क्योंकि हम फंड इंटरनल ले रहे हैं, एक्सटर्नल ले रहे हैं। एक्सटर्नल ले रहे हैं तो किससे ले रहे हैं? हम इक्विटी इशू कर रहे हैं, बॉन्ड इशू कर रहे हैं, बैंक लोन ले रहे हैं, या किसी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं। और अगर हम इंटरनल ले रहे हैं तो हम अपनी कंट्री किसी इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, किसी कह सकते हैं मनी लेंडर से ले रहे हैं, या फिर किसी बैंक से ले रहे हैं। इसके बाद देखना होता है कि हम किस प्रपोर्शन में उस लोन को उठा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि हम किसी भी एक सोर्स से तो सारा का सारा लोन नहीं उठाते कई बार। तो हम जिस सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं हम उनका प्रपोर्शन देखना होता है कि उनको किस प्रपोर्शन में लिया जाए कि वो हमारे कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल हो सके। और तीसरा होता है कि कैलकुलेटेड वेटेज एवरेज कॉस्ट। अब वेटेज एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताई थी हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं या कोई भी क्रेडिट लेते हैं तो उसके ऊपर हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी हमें कॉस्टिंग क्या आएगी। मतलब जो भी उस लोन को हमें दे रहा है, चाहे हमने शेयर्स इशू करे हैं, बॉन्ड इशू करे हैं या बैंक से लोन लिया है, तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ उसको पे करना होता है हर साल। तो उसकी एक कैलकुलेशन करते हैं। ये नहीं है कि हम उसको ज़्यादा पे करेंगे, हम मिनिमम सोचते हैं कि हम कम से कम पे कर उस लोन को ले सकें, उस अरेंजमेंट को कर सकें पैसे के। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश एन ग्लोबल optimal global financial plan. This plan requires consideration not only the component cost of capital but also how the use of some sources affect on cost and availability of other sources। तो इसमें हमें ये भी देखना होता है कि अब हमारे पास जो भी लोन्स आ गए हैं, हमारे पास जो फंड्स है कैश का, उसको किस तरह इस तरह यूज़ किया जा सके कि उससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी कैपिटल को बढ़ाएं, बट आल्सो ऑफ हाउ द यूज ऑफ some affects the cost and availability of other sources. Firms that use too much debt might find the cost of equity financing prohibitive. The capital structure problem for the multinational enterprises therefore is to determine the mix of debt and equity for the parent entity and for all considered subsidies that maximize shareholders wealth। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट होती है, वो लोन लेती है या अपने लिए डेप्ट की अरेंजमेंट करती है, तो कभी भी एक तरह के इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड नहीं रहती। वो हरदम ये नहीं है कि वो प्रॉपर के प्रॉपर हमारे कह सकते हैं सारे इक्विटी शेयर्स ही इशू कर दे। क्योंकि अगर इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो उसके पास रिस्क भी होता है कि अगर कभी इन फ्यूचर में एकदम से सारे शेयर होल्डर्स अपना पैसा निकाल लिया तो उस कंडीशन में जो बैंक की कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी, या जो हमारे कॉर्पोरेट्स उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, दिवालिया हो जाएंगे। इसके साथ ही वो 2 से 3 तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हो सकता है कुछ डेप्ट इशू कर दें, कुछ बैंक से लोन ले लें, कुछ इक्विटी इशू कर दें। क्योंकि जब वो अपने जो उनके कह सकते हैं फंड्स उनको डाइवर्सिफाई करते हैं तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं उसका जो रिस्क होता है उसको ख़त्म कर देते हैं।
तो जब भी हमारे कोई एमएनसीज कहते हैं कि जो बोरोविंग करते हैं तो उनके माइंड में क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो जो लोन ले रहे हैं उसकी मैच्योरिटी कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए। वो देखते हैं कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी मैच्योरिटी कम टाइम पीरियड की रखेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी जितनी रखेंगे उसी के हिसाब से उन्हें उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट भी देनी होती है। अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन ले लो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप अभी कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हो तो उसका आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो कोई लोन तो आपको वहाँ पर, अगर हम टोटल की बात करें तो ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो लोन तो आपको वहाँ पर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। नेक्स्ट होता है कि आपका जो किस करेंसी में आप बोरोविंग करोगे। जब आप एमएनसीज हैं, आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि आप जो करेंसी से फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे बच जाएं, क्योंकि जब भी एक करेंसीज को हम एक्सचेंज करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री करेंसीज में, तो कई बार हमें लॉस हो जाता है, कई बार हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो जब भी हम लोन लेते हैं तो हम उस टाइम ये भी देखते हैं कि हम जो बोरोविंग कर रहे हैं वो इस तरह की करेंसी में हो कि जो हमारे जो नीड है उसको परफेक्टली मैच करे। ये नहीं है कि हमें नीड तो अमेरिकन डॉलर्स की है और हम वहाँ पर जहाँ पर लोन ले रहे हैं वहाँ पर बोरोविंग कर रहे हैं जापानीज येन के थ्रू, या कह सकते हैं इंडियन रुपीस के अंदर लोन ले रहे हैं। हम उसी तरह की करेंसीज का लोन लेते हैं, उसी तरह की करेंसीज को बोरो करते हैं जो कि हमारे ऑपरेशन के लिए फिट हो। नेक्स्ट होती है व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट एट टू बोरो एट। अब होता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम फिक्स इंटरेस्ट रेट यूज़ करेंगे या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट यूज़ करेंगे। अब कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि वहाँ में दिख जाता है कि अगर कंपनी की, कह सकते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर हमारे लिए फिक्स फ्लोट रेट, फिक्स इंटरेस्ट रेट यूज़ करना ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि शायद कल को इस कंडीशन के बैंक्स की या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कंडीशन ख़राब हो जाए, तो ये नहीं है कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या हमारी जो वेटेज एवरेज कॉस्ट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम तो इसमें फिक्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें चांसेस होते हैं इन फ्यूचर में कि शायद यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्यूचर में कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम वहाँ कर जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है उसका यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू कि अगर वहाँ की कंडीशन कभी हमारे फेवर में हो, उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, तो वहाँ पर हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़े वहाँ से जो हमने लोन बोरोविंग किया है। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, कि किस तरह के हम लोन को लेते हैं, कि हमारा जो टाइम पीरियड हो, मैच्योरिटीज हो लोन की वो कितनी हो, हम किस तरह की करेंसीज में बोरोविंग करें, और हम जो इंटरेस्ट रेट का सिलेक्शन करें वो किस तरह करें, हमारा फ्लैट रेट हो या फ्लोटिंग रेट हो। अब बात करते हैं फॉरेन सब्सिडरी कैपिटल स्ट्रक्चर। अब फॉरेन सब्सिडरी जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो एमएनसीज हैं, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सब्सिडरीज होती हैं, अलग अलग कंट्रीज में उनकी ब्रांचेस होती हैं। सो हाउ शुड एमएनसीज अरेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर देयर फॉरेन एफिलिएट्स एंड व्हाट फैक्टर्स रेलिवेंट टू मेकिंग दिस डिसीजन। तो हमारी जो फॉरेन सब्सिडीज होती हैं, वो एफिलिएट्स होते हैं, किस तरह से अपने लिए अरेंजमेंट करते हैं फंड्स का, और अपने किस तरह वो उनके इफेक्ट करता है उनके डिसीजन के फैक्टर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्पेसिफिकली द प्रॉब्लम इज वेदर फॉरेन सब्सिडरी कैपिटल स्ट्रक्चर शुड। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सब्सिडरीज का कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्या वो हमारी पेरेंट कंपनी से मैच होना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हमारी यही थिंकिंग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी पेरेंट्स कंपनी की एक ब्रांच होती है, एफिलिएट्स होती है। तो सबसे पहले हमारा यही होता है सोच कि क्या उसकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर हम अरेंज कर रहे हैं, क्या वो हमारी पेरेंट कंपनी से मैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्ट द कैपिटलाइजेशन नॉर्म्स इन ईच फॉरेन कंट्री। और उसके जो भी, कह सकते हैं जो कैपिटलाइजेशन नॉर्म्स होने चाहिए, क्या वो हर कंट्रीज को रिफ्लेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और तीसरा होता है वरी टू टेक एडवांटेज और एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मिनिमाइजिंग द एमएनसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या वो हमारी एमएनसीज की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको हम कम से कम कर पाएंगे उस कंट्री से लोन लेकर, या उसका हमने जो भी पैटर्न डिसाइड किया है कैपिटल स्ट्रक्चर का उसके थ्रू। अगर हम नॉर्मली बात करें तो तुम्हारी जो भी एफिलिएट्स होती हैं, जो भी सब्सिडरीज होती हैं, उनका कह सकते हैं 100% जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो उनकी पेरेंट कंपनी के हिसाब से होता है। और जो भी हमारी जो पेरेंट कंपनी का डेप्ट रेशो होता है, मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है या डेप्ट अपॉन असेट्स होता है, वही होता है उन सब्सिडरीज का भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को फॉलो करती हैं जो कि उनकी सब्सिडरीज फॉलो कर रही हैं। द कॉस्ट मिनिमाइजिंग अप्रोच टू डिटरमाइनिंग फॉरेन एफिलिएट कैप स्ट्रक्चर would be to allow subsidiaries with access to low cost capital market to extend the parent company capitalization norm, while subsidiaries in higher capital cost nations would have lower target debt ratios. These costs must be figured on after tax basis, taking into account the company's worldwide tax position. अब देखती हैं कि अगर किसी कंट्री के अंदर हमारी किसी सब्सिडी को अच्छा लोन मिल रहा है, मतलब उसकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस कंट्री की जो कॉस्ट कैपिटल होती है वो कम है, तो उस कंडीशन में हमारी सब्सिडी होती है उस कंट्री में लोन को बोरो कर लेगी। लेकिन अगर उसी कंट्री के अंदर देखती है कि उसका जो
जो कॉस्ट मार्केट है या कैपिटल मार्केट की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वहाँ से वो कम से कम डेब्ट को उठाने की कोशिश करेगी। द बेसिक हाइपोथेसिस प्रपोज्ड इन द सेक्शन इज दैट अ सब्सिडियरीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज relevantly only so far as it affects the parent consolidated worldwide debt ratio। तो हमारी कह सकते हैं जो भी हमारी सब्सिडीज होती हैं उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो इफेक्ट करता है हमारी पेरेंट कंपनी को, क्योंकि वो एक तरह से ब्रांच ही तो होती है हमारी पेरेंट कंपनी की। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर आपकी कोई आज के टाइम में इंडिया के अंदर ही आप ट्रेड करते हैं और आपकी 4 से 5 ब्रांच है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो हो सकता है किसी एक ब्रांच के अंदर आपको प्रॉपर लॉस हो जाए तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल अर्निंग, आपकी ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल आपकी जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर देखा जाता है। तो वही हमारा इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा जाता है कि जो हमारी सब्सिडीज की ग्रोथ होती है या इनकी जो कह सकते हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा टोटली इफेक्ट करता है हमारी वर्ल्ड वाइड डेप्ट रेशो को उस पेरेंट कंपनी की। अब बात करते हैं कि लोकलाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर अलाउ द फर्म्स टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो इसके अंदर बात करी जाती है कि अब जो हमारी सब्सिडीज हैं उनको छूट दे दी जाती है कि वो अपने लेवल पे, खुद के रीजनल लेवल पे अपने जो उनके बोरोविंग होती है उसका अरेंजमेंट करें। क्योंकि जब कहीं ना कहीं अगर आप किसी कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आपका उस कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, बैंक्स के साथ, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आप उस कंट्री में इतना कह सकते हैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। और किसी बैंक के साथ आप कह सकते हैं कैसे अपने अच्छे रिलेशन बनाओगे, आप उस बैंक के साथ लोन लोगे, अपने ट्रांजेक्शन्स करोगे, तभी तो वो बैंक आपके कभी फेवर में होएगा। तो उस तरह की बात करी गई है कि हमारी जो सब्सिडीज हैं उनको परमिशन दे दी गई है कि वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर उनको जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती है उनको खुद ही अरेंजमेंट कर सकती हैं। तो इसके अंदर कुछ रीजंस है कि हमें क्यों किया गया है लोकली हमारी सब्सिडीज को कि वो अपने डिसीजन जो बोरोविंग होती है उसके खुद ले लें लोकली। तो सबसे पहला रीजन होता है लोकल डेप्ट रिप्रेजेंट ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस फ्रॉम अ डिवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी। तो अगर कोई भी सब्सिडी है वो अपनी कंट्री में जहाँ पर ट्रेड कर रही है वहाँ पर उसी कंट्री की कह सकते हैं करेंसीज में लोन लेती है, तो वहाँ पर सबसे पहले रिस्क होता है जब दूसरी कंट्री से हम करेंसी को चेंज करते हैं तो वहाँ पर जो एक्सचेंज रिस्क होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरा होता है सब्सिडी डेप्ट फ्रीक्वेंट डू नॉट अपीयर ऑन कंसोलिडेटेड मार्केट consolidated financial statement issued by a parent as far as its annual report। और अगर कोई सब्सिडी खुद का लोन लेती है तो वो हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर शो नहीं करता। तो जब शो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उससे जो कंपनी की वैल्यू है वो इंक्रीज होएगी। अगर वो हम डेप्ट को दिखा देते हैं तो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की वो थोड़ी डाउन आ जाती है। नेक्स्ट है सम होस्ट कंट्रीज रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट फॉरेन एफिलिएट्स कैन इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द होस्ट कंट्री। अब कई बार हमारी जिस कंट्री के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं उस कंट्री गवर्नमेंट बैन कर देती है उन एफिलिएट्स को जो उसके अंदर काम कर रही हैं कि आप किसी दूसरी कंट्रीज के थ्रू अपने लोन को फाइनेंस नहीं कर सकते या किसी दूसरी कंट्री से लोन को हमारी कंट्री में नहीं ला सकते, तो उन्हें उसी कंट्री से लोन लेना पड़ता है, बोरोविंग करनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट है फॉरेन सब्सिडीज ऑफन बोरो लोकल टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद लोकल बैंक्स। तो जब भी वो उसी कंट्री के बैंक से लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू उस कंट्री के जो बैंक है उनसे उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जरूरी है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन अप्रोच टू ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर। MNCs have access to international capital market which may enable them to raise funds or more favorable terms in the local markets of their affiliates। तो हम MNCs की बात करते हैं और अगर हम सिर्फ एक एफिलिएट्स की बात करते हैं, सब्सिडीज की बात करते हैं, तो सब्सिडीज क्या होती हैं वो एक कंट्री के अंदर होती है, एक लोकल मार्केट के अंदर एंटर होती है, सिर्फ उनका एक लोकल मार्केट तक ही पकड़ होती है, अप्रोच होती है। लेकिन जब हम MNCs की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होती कम होती है, इफेक्टिवली होती, प्रॉफिटेबल होती है उन कंपनी के लिए कंपैरिजन टू उनके एफिलिएट्स, क्योंकि एफिलिएट्स के पास इतनी चॉइस नहीं है, उतना सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है और उनकी जो गुडविल रहती है वो भी छोटी होती है कंपैरिजन टू किसी MNCs की गुडविल के मुकाबले। Managers of multinationals have indicated a number of surveys that factors other than minimizing the cost of capital may plan a more important role in determining the optimal capital structure. Factors such as coverage, fixed charges under variable business conditions, availability of cash, as well as management of exchange and political risks have been mentioned. These are non-cost factors, and the taking such factors into account is not necessary in conflict with the objectives of minimizing cost of management। तो कह सकते हैं जो भी कंट्री होती है उसके अंदर जो भी उसके रूल्स होते हैं, उस कंट्री कह सकते हैं उस कंट्री के अंदर कितनी कैपिटल अवेलेबल है, उस कंट्री का कह सकते हैं जो एक्सचेंज मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल रिस्क का वो कितना है, या वहाँ की कह सकते हैं जो
ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है, या कह सकते हैं उस कंट्री का जो भी बिजनेस कंडीशंस हैं वो कैसी है, ये सब भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमारे कॉस्ट मिनिमाइजेशन को। क्योंकि उस कंट्री के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल इशू कह सकते हैं अवेलेबल है, वहाँ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छे हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हैं, वहाँ पर रिस्क नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको सस्ते में वहाँ पर जो आपकी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज हो जाएगी। In some, MNCs should thus aim to conform to the principle of minimization of weighted average cost of capital theory and rationalize the capital structure on a whole world basis. The rationalization process is not necessarily inconsistent with allowing for such variables as the exchange and political risk, the impact of diversification and adjustment whatever possible to norms and conditions in host countries. Neither is an inconsistent with its obligations to is the to use its size and resources to raise funds worldwide at lowest possible कोर्स। जब हम एमएनसीज की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो अप्रोच होती है वर्ल्ड वाइड लेवल पे होती है, तो वो उस कंडीशन में हर कंट्री के अंदर जहाँ पर भी उनकी होस्ट कंट्री है या होम कंट्री है, वहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी पॉसिबल होता है उसके थ्रू वो कोशिश करते हैं कि अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करें। क्योंकि अलग क्या क्या करते हैं वो, उन्हें जिस कंट्री से जितना फंड इजी रेट में मिल पाता है उसी से अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। कहीं पर उन्होंने इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया, तो कहीं पर उन्होंने कह सकते हैं बॉन्ड इशू कर देते हैं, कई बार वो कह सकते हैं कि अपने बोरोविंग कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो एमएनसीज का कह सकते हैं उनकी जो अप्रोच होती है वर्ल्ड वाइड अप्रोच होती है इनके पास, और इनके पास कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं अपने लोन्स का, जिसके थ्रू ये उसकी जो वैल्यू होती है उसको कम कर देते हैं। इनोवेटिव फाइनेंशियल मेथड। अब इनोवेटिव फाइनेंशियल मेथड के अंदर नॉर्मली सिर्फ एक ही चीज़ की बात करी गई है कि किस तरह हम अपने जो फाइनेंस होता है उसके अंदर हम जो लोन को प्रोवाइड करते हैं या हम जो भी पेमेंट करते हैं उसको किस तरह कम किया जा सके। तो हमने कह सकते हैं शायद 2 या 3 चैप्टर पहले हमने स्वैप के बारे में बात करी गई, तो इसके अंदर नॉर्मली स्वैप की बात करी जाती है कि स्वैप के अंदर क्या होता है, हमारे दो बोरोवर होते हैं और दोनों बोरोवर अपनी कंट्री करेंसी में लोन ना लेकर किसी दूसरी कंट्री करेंसी में लोन लेकर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, और उसके थ्रू कहीं ना कहीं उन्हें कह सकते हैं हम इंटरेस्ट का ही फायदा होता है और उन्हें प्रिंसिपल रेट्स के ऊपर भी बेनिफिट मिलता है। तो नॉर्मली इनोवेटिव फाइनेंशियल मेथड्स के अंदर सिर्फ स्वैप को यूज़ किया जाता है। स्वैप नॉर्मली 2 तरीके से होता है, एक तो होता है आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा होता है आपका करेंसी स्वैप। अब इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर क्या होता है देखिए, जैसे एक ए है एक बी पार्टी है, दोनों ने लोन लिया 100 रुपीज़ का अपनी अपनी कंट्री के बैंक से, या कह सकते हैं एक ही कंट्री में दोनों ने 100 रुपीज़ का लोन लिया। अब ए ने जो लिया वो लिया उसने फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ए ने फिक्स लिया और बी ने लिया फ्लोटिंग के ऊपर। तो लेकिन कुछ टाइम बाद क्या लगता है कि बी को लगता है कि शायद अगर मैं फिक्स पे लेता तो मुझे प्रॉफिट होता, और ए को लगता है कि अगर मैं फ्लोटिंग पे लेता तो मुझे प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों फ्यूचर में पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब जो ए का इंटरेस्ट रेट था उसको तुम्हारा बी पे करेगा और जो बी का इंटरेस्ट रेट था उसको ए पे करेगा। ये कुछ होता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप। और करेंसी स्वैप में क्या होता है इसके बारे में मैंने कह सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसे मैं 2 या 4 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता कि स्वैप करेंसी स्वैप होता क्या है, किस तरह ये काम करता है, क्या मैकेनिज्म है। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।